पहला हमारा जो मैथ्स में पोर्शन था कौन सा, नंबर सिस्टम, उसको हमने पूरा कंप्लीट किया नहीं मैथ्स के अंदर, नंबर सिस्टम वाले को, मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम वाले को पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें मैथ्स के अंदर सबसे पहला क्या नंबर सिस्टम में किया हमने, पूरे नंबर्स को डिफाइन किए हैं, अलग अलग जितने भी नंबर्स हैं आपके नंबर सिस्टम को डिफाइन किए हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम में हमने क्या किया है, आपको वर्ग भी, स्क्वायर भी बताया नहीं, जैसे कल बताया था क्या कि निम्नलिखित दिए गए वर्गों में से कौन से प्राकृतिक संख्या के वर्ग नहीं हो सकते, तो कौन से वर्ग नहीं हो सकते हैं, तो वह नंबर जिसका अंतिम अक्षर या इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 है, वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता नहीं। इसके बाद हमने नंबर सिस्टम के अंदर ही विभाज्यता वाला जो नियम है, विभाज्यता का नियम भी कंप्लीट किया हमने, पूरी की पूरी विभाज्यता वाली नियम भी कंप्लीट की है, विभाज्यता का नियम जो है वो भी कंप्लीट हमने किया यहाँ पर, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम में, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व किए। एक चीज़ उसमें नंबर सिस्टम में बच गई है, कौन सी, तो एचसीएफ और एलसीएम को डिसाइड करना, क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम को, एचसीएफ कैसे बनाते हैं और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम करने से पहले हमने दो चीज़ों के बारे में आपको बताया था, कौन कौन सा, पहला बताया था गुणज के बारे में, है ना, किसके बारे में, गुणज के बारे में, जिसको आप क्या कहते हैं, मल्टीपल, क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल कहते हैं, गुणज के बारे में बताया था हमने, मल्टीपल के बारे में बात की थी। एंड दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी आपको, गुणनखंड के बारे में, क्या बताई थी, गुणनखंड के बारे में, कुछ याद है इसके बारे में, उसको बताइए, गुणनखंड के बारे में, एक गुणज के बारे में और दूसरा गुणनखंड के बारे में, जिसको आप क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फैक्टर। इन दोनों के बारे में चर्चा की है हमने नहीं, क्योंकि यही दोनों बिल्कुल रिलेट करेगा किसमें, एचसीएफ में और एलसीएम में, इसी दोनों का यूज है, इसी दोनों को कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रोसेस करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अगर गुणज की बात करें तो हमने क्या कहा था कि वह संख्या जो दिए गए संख्या से क्या होता है, वह संख्या जो क्या करे, किसी भी संख्या को क्या कर सके, डिवाइड कर सकते। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, 3 के गुणज बताइए, तो 3 के गुणज बताइए, तो दिए गए संख्या से हम कौन कौन सी संख्या को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं नहीं, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 3 के गुणज कहलाएंगे। गुणज का मतलब कि वह संख्या जो दिए गए संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे उसमें भाग लग जाए, वो क्या कहलाएंगे, उसकी गुणज कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे नहीं। जैसे उसमें क्या हो जाएगा, 3, फिर क्या हो जाएगा उसमें 6, 9, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 18, ठीक है। तो ये 3 के सारे क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। क्यों, कि भाई 3 से इन सभी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। और जहाँ फैक्टर की बात आई, फैक्टर कहने का मतलब क्या, कि जो दिए गए संख्या है, मान लीजिए दिया गया संख्या मेरा 12 है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या को ढूंढनी होती है जो दिए गए संख्या को, मतलब 12 को पूरा पूरा क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। जो दिए गए संख्या 12 को क्या कर सकता है, पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे 12 को कौन कौन भाग कर सकता है, 1 से भाग लग जाएगा इसमें नहीं, 2 से भी लग जाएंगे, 3 से भी लग जाएंगे, 4 से भी लग जाएंगे, 6 से लगेंगे एंड 12 से लगेंगे। तो ये जितने नंबर, जो भी नंबर हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 6, 12, वो सभी क्या कहलाएंगे, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। बात क्लियर, ठीक है। कि गुणज मतलब वह संख्या जो दिए गए संख्या को, वह संख्या जो दिए गए संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। और वह संख्या जिससे हम किसी संख्या को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दिए गए संख्या से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दी गई संख्या क्या है हमारी, 3 है,
तो 3 के हम क्या कर सकते हैं, 3 से कौन कौन सी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं? 3 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं, उसके बाद 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी उनकी गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उनकी गुणज कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? एचसीएफ की और एलसीएम की। किसकी बात? एचसीएफ की और एलसीएम की बात। तो आप भी झंडा तोलन करेंगे नहीं? कितने बजे हैं आपके? हाँ, कितना? 9:30 बजे चलते हुए तो ठीक है तब तो। आप पहुंचिएगा पहले। मजाक था क्योंकि आप हमको खुद ही कहें कि हम ही लेट से जाते हैं, इसी वजह से। महत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं। महत्तम, हाँ नोटिस दे दिए लेकिन नहीं जो बात। अच्छा, महत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं। सबसे हार्ड कब पता है सर क्या लगता है? बताते हैं हम आपको। क्या स्टेज पे भाषण देना, क्या है? स्पीच देना। क्यों? पता नहीं क्यों हमको सबसे हार्ड कब लगता है। अच्छा, कल क्या किसके बारे में बोल रहे हैं उठा के? वही रिपब्लिक डे के बारे में बोलना है, हाँ, तो सबसे हार्ड लगता है। पता नहीं स्टेज पे चढ़ के बोलने में, लेकिन माइक आता है तो जैसे लगता है हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं देखिए वो इसलिए नहीं, देखिए या तो भाई कम बोलते हैं आप, पहली बात है। देखिए दो चीज़ होती है, अगर हमें स्टेज पर बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो दो चीज़ें होगी, या तो हम कम बोलते हैं, है ना, या हमें क्या लगता है कि दूसरों के हिसाब से हम बोलते, इसीलिए डर लगता है उठा के, है ना। अपने हिसाब से बोले उठा के। अपने हिसाब से बोलना मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक के बारे में जानना, तो कुछ ना कुछ तो हम जानते ही होंगे निश्चित रूप से। किसका? 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे उसके बारे में बोलिए सर। मैं बोलूँ ठहर के? आप बताइए ना हमें। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी लोग उपस्थित हैं उनका अभिवादन करेंगे। नहीं कि सभी उपस्थित जितने भी शिक्षकगण हैं, विद्यार्थी हैं और हमारे कलीग्स हैं, मतलब एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ हैं, उन सभी को जो है सो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। हाँ, गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक। बोलिएगा आप, मतलब कि इंग्लिश में देना रहता है ना सर? किसका? इंग्लिश में देना रहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। हैप्पी जो सो रिपब्लिक डे टू ऑल माय टीचर्स, नहीं, नॉन एकेडमिक स्टाफ्स, माय स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स या डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कह सकते हैं। और आवर डायरेक्टर सर, जो भी उस टाइम अपने आपके चीफ गेस्ट में हो, उनके नाम लेकर के, ठीक है। टुडे आई जस्ट सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, है ना। अब कौन सा रिपब्लिक डे होगा ये? शायद 75, 75th या 76 होगा। टुडे वी आर सेलिब्रेटेड 75th रिपब्लिक डे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, है ना, इन माई कंट्री, बिकॉज इन दिस डे ऑन 1950, at 1950 India is called a Republic India। इंडिया को क्या कहा गया था? रिपब्लिक इंडिया। नहीं, अब रिपब्लिक कहने का मतलब पता है क्या होता है? रिपब्लिक कहने का मतलब नहीं, भारत स्वतंत्र हुई थी 1947 को, लेकिन गणतंत्र हुई थी कब? 1950 को। तो भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। जिस दिन से भारत में लिखा गया कि भारत गणतांत्रिक राज्य है, ठीक है, या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उस दिन भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। गणतांत्रिक रिपब्लिक इंडिया कहने का मतलब क्या है? देखिएगा, द गैजेट ऑफ इंडिया है, कोई भी चीज़ जो गैजेट में छपती है तो वहाँ पर लिखा होता है रिपब्लिक इंडिया, ठीक है। रिपब्लिक स्टेट कहने का मतलब क्या है? वह स्टेट जिसके खुद के कानून हो, मतलब वह देश जो अपने देश के खुद के बनाए गए कानून से क्या हो रहा हो, संचालित हो रहा हो, वो क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहलाएगा, ठीक है। जिस भी देश में रिपब्लिक लगा है, मतलब उस देश का अपना एक कानून है और उसी कानून के हिसाब से वो देश क्या हो रही हैं? ऑपरेट हो रही हैं। जैसे मतलब किसी काम को करने के लिए प्रक्रिया है, उसी तरह से देश को चलाने के लिए क्या है?
संविधान है। तो हमने संविधान को अडॉप्ट किया था उठा के। तो संविधान को अडॉप्ट किया, इसीलिए हमें उस दिन से क्या कहा जाने लगा, गणतांत्रिक। भारत एक गणतांत्रिक राज्य है क्योंकि यह संविधान से संचालित होती है। नहीं तो पहले हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, तो इतने दिन हुआ क्या, तो इतने दिन जो ब्रिटिश के बनाए हुए रूल थे, ब्रिटिश के जो बनाए हुए नियम थे, उसी नियम के अनुसार भारत को क्या की जा रही थी, संचालित की जा रही थी। क्योंकि हर एक चीज़ का एक नियम है ना, कि कैसे मान लीजिए कोई अधिकारीगण क्या काम करेंगे, मंत्री क्या काम करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे चूज करे जाएंगे। और इसमें हमारे सबसे बड़े योगदान किनके हैं, बाबा साहब के। नहीं, जिन्होंने इतने देशों को कानून, उन्हें बहुत सारे देश की क्या थी, कानून की जानकारी थी, और उसी कानूनी जानकारी को क्या किया उन्होंने, उपयोग करके भारत के एक ऐसे कानून को बनाया जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ अलग अलग जगहों से ली हुई। जैसे हम राष्ट्राध्यक्ष जो मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो सेनाध्यक्ष होते हैं, वो हमने लिए हैं कहाँ से, ब्रिटेन से लिए हैं। नहीं, ठीक है, ब्रिटेन से लिए हुए हैं। उसके बाद कनाडा से भी लिया हुआ है, सोवियत संघ रूस से भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं, मतलब जो हमें अच्छी लगी वो चीज़ें हमने वहाँ से क्या करके अडॉप्ट करके लिखी। इसीलिए कितने बार लोग कमेंट भी किया है कि इंडिया का संविधान क्या है, खिचड़ी है बहुत सारे देशों का मिला करके। लेकिन नहीं, देखिए क्या है कि वो एक रिसर्च वर्क है, एक थीसिस की तरह है, जिसमें जो हम अच्छी लगी हमने उसको डाल दी गए उठार के। नहीं, क्योंकि जो चीज़ मान लीजिए कि अगर कुछ काम ऐसे हैं जो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि वो सही है, तो उसी को लोग अडॉप्ट करेगा ना, कि खुद तो जनरेट नहीं करेगा ना। कुछ काम ऐसे हैं जैसे लोग भगवान की पूजा करता है, तो देखा दूसरे को पूजा करते हो तो अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें आप थोड़े कहेंगे कि मेरा कॉपी कर लिया है, नहीं, दैट्स नॉट योर कॉपी। जैसे उसी दिन एक हम श्रृंगार करवा रहे थे, है ना, श्रृंगार कार्यक्रम रखवाए थे, राम जी का जिस दिन अथी था, तो मंदिर में वीडियो भी शूट हुई थी, आप देखेंगे फेसबुक पर अगर हो तो हाँ, नहीं, मेरा महादेव के प्रति भक्ति जो है सो अटूट रहता है, असीम रहता है। तो उस दिन हम सोचे कि श्रृंगार करते हैं बाबा का, अच्छा लगेगा। तो हम जय श्री राम फूल से हम खुद लिखे उस दिन, मतलब उतना टेढ़ा, मतलब जैसे भी हुआ, लेकिन सोचे कि सही से कर तो सही हो गया था। श्री राम में तो श्री में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी जय तो अच्छे से लिखा गया था। तो उसी टाइम एक कमेंट कर दिया क्या मैम, अरे ये मतलब अभी लोग नए नए भक्त बने, हम तो बहुत पहले से करते थे। मतलब ये बिल्कुल इलॉजिक बात कह रहे हैं। मैंने उनको कुछ कहा नहीं उस पर, लेकिन ये बिल्कुल इलॉजिक बात है। भाई अच्छी चीज़ है तो कोई अडॉप्ट कर ले तो और अच्छी, खुश होनी चाहिए ना। तो लेकिन आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि मतलब कमेंट कर रहे हो कि भाई ये कॉपी किया हुआ है। भाई महादेव का श्रृंगार जैसे होता है लोग वैसे ही करेंगे, नए लेवल से तो नहीं करेंगे जो कादो डाल देंगे उस पर कि नए लेवल से हो रहा है। भाई तो अडॉप्ट, जो अच्छी चीज़ है उसको लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इतने फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, देखिए या तो दो चीज़ें, इस पर आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी नहीं भी है, दो ही लाइन बोल रहे हैं, तो आप क्या करिए, ज़्यादा टाइम बोलिए, अपने आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बस अपने आप उठा के। क्योंकि एक समय थी, एक वीडियो शूट करने के लिए कितने टेक, 3 से 4 टेक लगाने पड़ते थे उठा के। अभी सामने अगर कैमरा हो तो भाई बिल्कुल बोलने में जो चीज़ें मन में आ रही बोले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर गलत भी हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। लोग क्यों नहीं बोलते पता है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर मोटिवेट करने वाले कम लोग हैं, डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा लोग हैं। हाँ, कि अरे मतलब प्रिंसिपल ना मतलब गलत बोल दिए, देखो ना यार, मतलब उनको नहीं आता है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम हमसे मिले थे और मतलब आप खुद की अपने मतलब मैथ्स के लेवल जानते, लेकिन मेरी तरफ से कभी कमेंट आया हो कि आप ये चीज़ नहीं जानते, इनको जाननी चाहिए, नहीं। दैट्स मतलब ये बिल्कुल इलॉजिक बात है उठा के। देखिए कोई आदमी बोलेगा तो वो गलती करेगा ही करेगा, बोलेगा तो गलती करेगा। तो कमेंट, हाँ क्या होता है, लोग कमेंट से डर जाते हैं। ठीक है, जिस दिन कमेंट से लोगों का डर गए ना, तो उस दिन क्या करता है पता है, लोग आपकी चाल को वो निर्धारित कर रहा है। आप अपनी चाल को खुद पकड़िए उठा करके, चाहे जानते हो नहीं जानते हो अलग बात है। कभी अगर मेरे मतलब खुद और कुछ पर्सनली जाने मेरे बारे में, तो हम अपनी चालों की दूसरे से कंट्रोल नहीं करवा रहे, अपनी अपनी चाल खुद बनी हुई है और अपनी चाल से चलते चलेंगे उठा के। अगर आपको मैंने कोई काम कहा, आपने नहीं किया, तो मैं कोई बात नहीं, मैं अपने से कर लूँगा उठा के। क्योंकि आपके हिसाब से अगर मैं काम को डिसाइड करने लगूँगा तो पता है क्या, काम रुकती चले जाएंगे, और आज एक काम पेंडिंग पड़ी, कल 2, परसों 3, परसों 4, फिर एक काम का बोझ ज़्यादा बन जाएगा। अपने काम को हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंटली काम करते लेके चले उठा के, इन्फ्लुएंटली काम करें। तो लोग मोटिवेट करने वाले कम है, डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा हैं, तो उससे लोग डर हो जाता है उठा के, अरे मतलब बोल देंगे तो कहीं मतलब निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाएगा उठा करके। लेकिन एक बार मतलब दादाजी बोलते थे कि कुत्ता अगर पीछे से भौंक रहा हो तो भागना मत, रुक जाना, जैसे तुम रुकोगे वो भाग जाएगा उठा करके। तो अपनी चाल को खुद निर्धारित करें,
बोलेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गलती हो गई कोई बात नहीं उठाएगा। कोई कहा कि मैम आप तो बहुत गलती बोलते, तो क्या हो गया, अरे हम तो बोले तो तुम सोच, दूसरे को टेंशन में डालिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने खुद कमेंट को अपने टेंशन में ले लेते हैं। जैसे कोई हमको कमेंट करे कि अरे आप बोले तो गलती बोल दी, हम बोले चलो भाई सीखे तो कम से कम गलती, तुम तो वो भी नहीं कर रहा है ना यार, तुम तो हमसे भी ज़्यादा गया गुजरा है उठा के, जो आज तक तुम निकला ही नहीं, है ना। इसी पर आज तक के जो नहीं एंकर हैं, शेर व शायरी सुने होंगे कि कहते हैं कि जो राह मतलब जो घर से निकल गया ना उसको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कितना भी भटकना पड़े। लेकिन जो हम क्या है दुखी किसके लिए होते हैं, जो घर से निकलता ही नहीं है कि नहीं घर से तो नहीं निकलेंगे उठा के, ठीक है। इसीलिए तो मैथ्स में वाली जो जो सीख भी रहे हैं यही चीज़ है, सेम टू सेम एक प्रोसेस सीखा। हमें मतलब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, मान लीजिए जो क्वेश्चन आपने किया ना उसको फिर से एक बार करके देखिए उठा के कि आपसे होता है कि नहीं होता, और कितनी फ्लुएंटली से करते हैं उठा के। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं वो सब क्या है बीपीएससी में पूछे गए हैं उठा के। तो हो सकता है कि इस बार एग्जामिनर का 6 to 8 में सेट किया है, कहीं वो अगले बार 1 to 5 में सेट कर दे, हो सकती है वो कहीं 11-12 में लेके चले जाए उठा के। तो उनकी चाल क्या हो सकती है तो उनको नहीं पता है ना, तो हम अपनी चाल को उस हिसाब से काम करेंगे उठा के। तो अगर क्वेश्चंस हमने नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए जो क्वेश्चंस बना दिए हैं फिर से उसी को बनाइए, और बनाए हुए क्वेश्चन को बनने में ना 5 से 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो खुद बनाए हुए हैं ना। और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लिखवाएगा, जैसे हमने कल प्राकृतिक संख्या का वर्ग लिखा, तो पहले क्वेश्चन लिखवाया, आप थोड़े टेंशन में आए, फिर रिलीफ करके क्या कर दिया कंटेंट लिखवा दिया उसका, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो वो जो रिलीफ वाली चीज़ है उसको ध्यान में रखनी है ना, क्या करनी है रिलीफ वाली चीज़ को ध्यान में रखनी है। और आप देखेंगे ना नॉर्मल देखिए ना, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 0-4 ही आएगा। मतलब अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा। किसी भी स्क्वायर में 2 नहीं आ सकता है, किसी भी संख्या के स्क्वायर आप वैसे भी नहीं होता, तो आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा, किसी भी संख्या के स्क्वायर में क्या आएंगे लास्ट में 2 3 7 8 0 नहीं आएगा, सॉरी 2 3 7 8 नहीं आएगा, 0 बोल रहे हैं, 2 3 7 8 बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लुएंटली बोलिए उठा के। और जो कहे ना कि हाँ गलत बोल दिया, ठीक है यार इस वक्त वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई बोल क्यों नहीं रहा है उठा के, है ना। हाँ दूसरे के चाल से नहीं था, क्योंकि अब एक देखिए एक तो खुद की अभी भाई एक स्कूल के पद पर है तो वहाँ पर एक गरिमा है, कल एक शिक्षक बनने जा रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि 11th-12th को फेस कर रहे हैं ना, नॉट जस्ट 1-2 या 1-5 कि उसको किसी तरह से मारपीट के सुला दीजिएगा। 11th-12th को आप छू नहीं सकते हैं यार, क्योंकि आज का जो 11th-12th का बच्चा है वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जहाँ तक आप सोच नहीं सकते उठा के, जस्ट कांट इमेजिन उठा के। क्योंकि हम लोग 11th-12th में थे तो भाई दूसरी तरह की परिवार की स्थिति थी कि भाई नहीं करना है ऐसे, पापा मारेंगे ही मारेंगे। अब मारपीट वाली तो कोई बात ही नहीं है घर में, तो बिल्कुल वो खुला हुआ है उठा के, और क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है उसको कुछ नहीं पता बिल्कुल। उस लोगों से फेस करने में अगर अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाया तो क्या करेगा, आपको आप पर चढ़ के रहेगा हमेशा, और जीवन भर आप स्कूल में मरते रहेंगे हमेशा। आप हमेशा चढ़ के रहिए उस पर। नेट में यही सिखाता हूँ कि भाई कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे तो आपको चढ़ के रहना है, आपको नहीं चढ़ने दीजिए, भले ही आपको नहीं आता कुछ भी, वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि एक बार वो चढ़ गया तो आपको क्या करेगा, वो पॉइंट दागता रहेगा और आप इरिटेट हो जाएंगे, टीचिंग बोर्ड लगने लगी, क्योंकि टीचिंग एक मज़ेदार चीज़ है, वो आपको क्या लगने लगी, बोर्ड लगने लगी। गॉड इसीलिए सिखाता हूँ टाइप के, है ना, नहीं तो पता चला कि 1 to 5 से बच्चे संग खेलने लगे तुम तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो या तो हेल्थ बना ले, बस देखे तो दूध दौड़ाते कस के, या नहीं तो नॉलेज में हेल्थ बना ले। और नॉलेज में हेल्थ बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, उस सबसे बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्या अभी मान ली ठीक है अब नहीं सीखे थे, जो चीज़ें पढ़ाई गई वो आ गई नहीं समझ में, वो क्वेश्चन बन रहा है ना, बस ठीक है। इसी तरह से अगर हम 6 महीने प्रयास करेंगे तो सारा चीज़ इन हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए तो बोलिए, और किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए कि क्या बोल रहा है वो। पहली हमारी कौन सी है, भाग विधि। अगर एससीएफ को सॉल्व करें तो पहली विधि कौन सी है हमारी, भाग विधि। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कभी समय मिलता है तो रविवार को मेरे संडे क्लास में आइए, ठीक है। हमारा नेट वाला बच्चा सबसे मिलिए, वो एकदम आप बिल्कुल बंद है तो वो खोल देगा पूरा बढ़िया से। वो लोग इतना सीख लिया है, उसको देखिएगा बोलते हुए जिस तरह से क्वेश्चंस को करते हुए एकदम लगेगा कि हाँ भाई कर रहा है।
तो आपको भी खोल देगा। ऐसा नहीं कि वो लोग छोड़ देता है, अगर आप नहीं बोले तो आपको भी बुलवाएगा खूब। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी बात क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड हो गई एचसीएफ की। एक एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, भाग विधि, एंड दूसरी मेथड क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दोनों के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, दोनों के निकालने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? सेम ही होगा। जैसे हम कहते हैं कैलकुलेट एचसीएफ, कैलकुलेट एचसीएफ, है ना? इसमें पहला 12 और 18, 12 18। ठीक है, 12 18 क्या करना है हमें? डिवीजन में 12 18 क्या निकालना है हमको? 12 18 का एचसीएफ निकालना है मान लीजिए। ठीक है, तो हम पहले वाले इसमें फॉलो कर रहे हैं कौन सी? डिवीजन। इसमें कौन से फॉलो कर रहे हैं? डिवीजन फॉलो कर रहे हैं। इसमें कौन सा फॉलो करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो करेंगे। हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम साफ़ हो जाएगा, तो ऐसा हम 1-1.5 घंटा आराम से बैठ के पढ़ाएं शाम को, और मौसम और बार बार ख़राब ही हो रहा है। पता नहीं क्यों बंद भी नहीं होता है सर, ऐसा डरता है लोग ना। के पापा से उधर का तो बोला है लोग, उधर का डीएम लोग कि कौन सा बड़ा पहले कानूनी लिखित ले आएंगे तब स्कूल बंद खोलेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ का कहाँ मान रहा है? खोल दिया है स्कूल? खुला हुआ है सर हम लोग का। अच्छा, बच्चा सब खोल दिया स्कूल? नहीं नहीं, बंद। भी आ रहे हैं। क्या करेंगे? आज तो फील्ड में तो बच्चे भी गिर गए हैं सर छाव से। ठंड है वैसे। अब बच्चा है ना, वो थोड़ा सा बाकी हम लोग बंद करवा दिए कि नहीं होगा कल। तो नहीं, नॉर्मली इसको ग्राउंड में नहीं, आराम से क्लास में ही कर लीजिए। फ्लैग कहाँ फहराइएगा? हाँ, कल वैसे ठीक हो जाएंगे। जैसे वैसे नहीं भी होगा, क्योंकि एक ठिठुरता हुआ गणतंत्र पढ़े हैं, कहानी है हिंदी में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। शायद अब कौन से क्लास में है ये नहीं मुझे पता, क्लास का नाम नहीं पता, लेकिन हिंदी में है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र का मतलब है कि गणतंत्र दिवस जब भी होती है तो ठंड रहती है, तो इसीलिए उसका नाम ही टाइटल दे दिया उस गाने का, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। चलिए, 12 18 के अगर निकालने तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 से 18 में भाग देंगे। 2 से तो लगा नहीं सकते, तो 1 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 12। कितना हो जाएगा? 6। अब इससे क्या करेंगे? अब इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मल भाग में क्या हुआ? शेष खसा, हम बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ही शेष आया, अब इस शेष से किसको डिवाइड करेंगे पता है? 12 को। पहले जिससे डिवाइड किया था उसको डिवाइड करेंगे जो शेष बचा था उससे। नहीं तो क्या हो जाएंगे? 6 दूना 12। अगर यहाँ भी शेष मान लीजिए आता तो हम फिर क्या करते पता है? उससे डिवाइड करते किसको? 6 को। और यहाँ पर जो आंसर आएगा, एचसीएफ आएंगी, वो ये आती है कि जिससे सबसे लास्ट में कटा है, मतलब वह जिससे शेषफल 0 आ गए हैं। तो किसकी वजह से शेषफल 0 आ गई हैं? शेषफल 0 आ गई हैं 6 की वजह से। तो एचसीएफ कितनी हो जाएंगी? 6। ऐसा कितनी हो जाएंगी? 6। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। उसमें क्या होती है? तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, जो संख्या होती है उसको 2 से 3 से डिवाइड करते चलेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 1 नहीं आ जाए। जैसे 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 से तो लग जाएगा, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 वाले से करेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो फिर 4 वाले से। तो 2 से ही लगाए, लग गया, 2 छक्के 12। और फिर 6 में भी 2 से भाग लगा सकते हैं ना, 2 3 कितना हो जाएगा? 6।
और अब 3 में भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 1। और जैसे ही 1 आ जाएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है, बंद कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बंद कर दी एक तक। चल इसके बाद 18 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 नंबर 18। फिर यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं, अब दोनों जगह 1 1 आ गया और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर दी है, बंद कर दी है। अब 12 वाले को अगर हम लिखना होगा कि 12 को जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या क्या आएंगे, आएंगे 2 गुने 2 गुने कितना 3। क्या आ जाएंगे 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12। और अगर इसको कहेगा 18 को कहेगा तो क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, यही आएगा ना। अब बोलेंगे दोनों में 1 भी है, कोई दिक्कत, 1 भी करना है कर दीजिए। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो आया है उसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। नहीं, अब यहाँ पर ध्यान गौर करिएगा, क्या गौर करनी है, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं, उसमें कॉमन क्या है भैया, उन दोनों में कॉमन क्या है। नहीं, कॉमन क्या है, तो अगर कॉमन की बात करेंगे, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नहीं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसके बाद क्या कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। उसके अलावा कोई भी संख्या है जो कॉमन है। अगर दो बार यहाँ देख रहे हैं तो वो तभी कॉमन मानी जाएंगी जब यहाँ भी 2 कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे। यहाँ 2 बार, दो बार है क्या, नहीं, कितनी बार है, 1 बार है। तो 1 बार ही 2 क्या होगा, दोनों में कॉमन माना जाएगा। यहाँ पर 3 2 टाइम है, लेकिन वहाँ पर 3 कितने टाइम है, 1 ही टाइम है। तो जब 2 टाइम 3 रहेगा यहाँ भी और 2 टाइम 3 यहाँ भी रहेगा तभी वो कॉमन माना जाएगा, वरना कॉमन माना नहीं जाएगा, वरना कॉमन क्या किया जाएगा, माना नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तब उसको क्या करेंगे, एक ही 3 को हम कॉमन मानेंगे, बाकी 3 को कॉमन नहीं मानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा पता है, 1 2 कॉमन और 1 3 कॉमन, दोनों कॉमन वाले को क्या कर दीजिए, गुना करें, कितनी हो जाएंगी, 2 तिया 6। आंसर मेरा कंप्लीट, 2 तिया 6, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 6। ठीक है, हाँ, 2 गुने 3 बराबर कितनी हो जाएंगी, 6। हमारा आंसर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई, हाँ। चलिए, ये हो गई आपको एचसीएफ निकालना, किससे, एचसीएफ निकालना हो गया किससे, भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे, भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। बात क्लियर, चलिए। चलिए, कुछ आपको क्वेश्चन थे करने के लिए। कैलकुलेट एचसीएफ कितना, 24 and 32। कैलकुलेट एचसीएफ 24 32, 24 और 32 का क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। दोनों विधि से।
कितना है? दोनों मेथड से निकालना है ना। चलिए, सबसे पहला कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। 24 में किसे भाग देंगे? 32 से। कितना हो जाएगा? 24 से कम 24, क्योंकि 24 को 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 दूना 4, यहाँ पर है 32। अब कितनी बची? 8। अब इससे क्या करना है? पिछले वाले को भाग देना। कितना हो जाएगा? 8 ठीक है 24। यहाँ तो निकल गया होगा पक्का। नहीं, HCF कितनी आ जाएंगी उसमें? HCF आ जाएंगे हमारी सॉरी 8। HCF कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। अब अगर हम क्या करेंगे, इससे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे? दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसका? 24 का। 2 से भाग देंगे, 12 दूना 24। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। और 32 को भाग देना है। क्या करना है? 32 को भाग देना है। 2 से देंगे 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2, फिर 2 से देंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या करना है? रोकना नहीं है। देख, अब 24 बराबर क्या क्या है? तो 24 बराबर आया है सर कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और 32 बराबर क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। नहीं, ठीक है। अब कितनी बार? यहाँ 1 टाइम 2, यहाँ भी 2 है, ये भी कॉमन है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसके बाद यहाँ 2 टाइम 2 है, उसके ऊपर में तो है नहीं इसके अलावा। वहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी नहीं है। तो कॉमन क्या होगा? कॉमन 3 ही चीज़ होंगी। कौन सी? 2 गुने 2 गुने 2। हाँ नहीं, 2 3 बार 2 लिखना पड़ेगा। तीनों बार कॉमन है ना। एक बार यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। किसका? हाँ, तो 2 यहाँ भी, एक बार 2, एक बार 2, एक बार 2, एक बार 2, एक बार 2। तो कितनी बार हुआ? 2। दोनों में जो है 3 टाइम 2 है ना, 3 टाइम 2 दोनों में कॉमन है ना। हाँ सर, उससे से गुना करना बस। जो बड़ा कॉमन होगा उसी को लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। अगला अड़तीस 56। पहले सबसे पहले भाग विधि से निकालिए, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से।
आ गया। आ गया। कितना है? 2। पहले किससे? भाग बजी से बनाया है ना। 38 56 यानी भाग क्या आ गया? 8 18। चलिए, ये लेंदी प्रोसेस हो गया ना थोड़ा सा, मतलब 2 स्टेप में खत्म होता था। यहाँ पर कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप से बढ़ गए हैं। पहले हमने किससे भाग दिया? 38 से भाग दिया 56 में, नहीं। इसके बाद क्या दिया? फिर 18 से भाग दिया किसमें? शेष कितना हुआ? 18। 18 से भाग दिया किसमें? 38 में। कितनी शेष बची? 2। नहीं सॉरी, अंदर ही 2 तो 2 शेष कितनी बची? 2। 18 2 36, 2 शेष। अब 2 से किससे भाग देना? 18 में भाग देना। कितना आ गया? 9। नहीं, 2 से 18 में भाग देना, 2 9 18, 0 हो गया। तो जो सबसे लास्ट में क्या कर देगा? रिमाइंडर 0 कर देगा। वह संख्या जो एचसीएफ के अंदर रिमाइंडर क्या कर देगा? 0 कर देगा। वही क्या कहलाएगा? हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 2। अब अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 19 2 38। उसके बाद कटेगा क्या? नहीं, 19 से कम 19। लेकिन अगर 56 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, कितनी हो जाएंगे? 28। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 14। फिर 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से करेंगे, 7 कम 7। अब अगर हम क्या करेंगे? 38 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिखा जाएगा? 2 गुने 19 गुने 1, नहीं। और अगर हम 56 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 56 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 2 2 4 2 8 गुने 7 गुने 1। दोनों में कॉमन क्या है भैया? कॉमन क्या है? 2। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। जो कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड greatest possible length find the greatest possible length can be used to measure exactly the length the length 7 मीटर है ना, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर and
ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करना है पता है, वो पॉसिबल लेंथ आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है जो इन तीनों दिए गए लेंथ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। मतलब तीनों में क्या निकालना है, कॉमन चीज़ निकालना है ना। मान लीजिए कोई बोला है कि 3 लोग हैं, तीनों के बीच में कोई ऐसा चीज़ बताइए जो इन तीनों के लिए हो, तीनों के लिए हो मतलब कॉमन हो। तो इन तीनों के बीच क्या निकालनी है हमें, कॉमन डिसाइड करनी है। क्या डिसाइड करनी है, कॉमन डिसाइड करनी है। और ये है क्या क्या, तो एक है हमारा कौन सा, एक है हमारा 7 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, एक मिनट यहाँ पर मतलब, एक है क्या हमारा 7 मीटर, दूसरा क्या है पता है हमारा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है हमारा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लेंथ दिया हुआ है देखिएगा वो अलग अलग डायमेंशन में दिया हुआ है। लेंथ क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मीटर में, एक दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, फिर तीसरी भी दी हुई है मीटर सेंटीमीटर दोनों में। तो कहता है क्या, हमने एक चीज़ सिखाया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहता है कि हम अपनी जाति वाले के साथ ही क्या करेंगे, अटैच्ड होंगे। तो मीटर तो एक जाति का है लेकिन सेंटीमीटर उस जाति का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, मीटर में, है ना। तो अगर 7 मीटर है, अगर पूरा पूरा हम क्या बनाना चाहें, अगर सेंटीमीटर बनाना चाहें तो अगर 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। अगर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर में कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर का कितना मतलब होता है, 3 गुने 100, और 85 तो पहले से सेंटीमीटर में है ना, क्या, तो मीटर को ना सिर्फ सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में बदलना कितना हो जाएगा, 3 गुने 100 और प्लस 85, तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएंगी 385 सेंटीमीटर। और ये कितनी है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर मतलब कितना, 12 गुने 100 और प्लस 95, प्लस कितना 95, तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 100 का मतलब कितना है, 1200, 1295 सेंटीमीटर, कितनी है हमारी 1295 सेंटीमीटर। अब ये 3 चीज़ हमने निकाल दी है ना, 1295 सेंटीमीटर, अब सब सेंटीमीटर में है, 385 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर, ये 3 चीज़ हैं। इन तीनों में क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इन तीनों में कॉमन निकालना है मतलब इन तीनों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और जो इन तीनों का एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, कितने का, 385, 700, 1295, नहीं निकाल सकते हैं ना। चलो बड़े नंबर देख के डर लग रहा है, नहीं, हाँ निकालना है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 लेटर है ना, तो क्या करना है, सबसे छोटा कौन सा है 385, उससे बड़ा वाला कौन सा है 700। तो 385 में क्या करिए, 700 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 385 का हम 385, 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 में 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया कितना 3, और 315 से क्या करेंगे, 385 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 315, कितना हो जाएगा 70, 70 से भाग करेंगे कितने 315 में, 70 चौका कितना 280, 5 के 5 है ना 35, और 35 से भाग देंगे किसमें 70 में, 35 दोनों कितना होता है 70, नहीं 35 दूनी 70। तो 35 जो है वो क्या कर दिया, लास्ट उसको काट दिया हुआ है, 35 क्या है लास्ट उसको काट दिया है। अब 35 से क्या करेंगे, अब 35 से ही करके देखेंगे किसमें, जो बड़ा वाला यूनिट था वो उसको वो कटता है कि नहीं कटता है। तो 35 से 1295 था ना, उसको करके देखेंगे कटेगा,
35 दूना 70, 35 दिया 105, 4 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 में से 5 का कितना हो गया 4, उठा लीजिए ना, उठा के कह दीजिए कितना हो गया 5, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 1295 था ना, 35 से काटेंगे, 35 दूना 70, 24 आ गया, ठीक है। 9 से काटेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ से 100 काटेंगे तो कितना आ गया है 1295 आ गया है। अब 700 से काटते हैं, 700 कितना 1295 को 5 9 95 भागा कितना 700, 595, 10 में से 5 के 5, 105, 595 है ना। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 525, कितना आ जाएगा 70, 70 से भाग देंगे किस में 105 में, 70 काम 70, कितना आ जाएगा 35, और फिर 35 से भाग देंगे किस में 70 में, 35 दूना 70, ठीक है। देखिए जब 3 यूनिट रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले से भाग देना किसमें, उससे बड़े वाले को। तो हमने 385 से भाग दिया किसमें 700 सेंटीमीटर में, जब उसको कट करके कितना लास्ट में कितना आया 35, लेकिन एक तो और बचा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे फिर उससे बड़े वाला देखना है, उससे बड़ा वाला कौन सा है 700, 700 से भाग देखना है उससे बड़े वाले में, ठीक है। 700 से भाग देना क्या है उससे बड़े वाले में, तो 700 से भाग देंगे कितना आ जाएगा वहाँ पे 35, मतलब 35 यहाँ भी आया है और 35 यहाँ भी आया है। तो अगर हम मान लीजिए इस पॉसिबल लेंथ की बात करेंगे कि कौन सा एग्जैक्टली पॉसिबल लेंथ इन सबको मेजर कर सकता है, तो वो है 35 सेंटीमीटर। इन तीनों लेंथ में कॉमन क्या है 35 सेंटीमीटर कॉमन लेंथ है, ठीक है। 35 सेंटीमीटर इसका कॉमन लेंथ है। इसमें इक्वल ही आएगा सर, हाँ दोनों में इक्वल ही आएगा तभी वो आंसर बनेंगे ना। इक्वल ही आएगा, बिल्कुल आएगा, गलत होंगे। यहाँ पर 35 आ रहा है, मान लीजिए वहाँ पर कह रहे हैं 34 आ रहा है, तो गलत है कहीं ना कहीं, फिर से सही करने की ज़रूरत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से फोन आया। नहीं नहीं उससे भाग विधि ठीक है ना, क्योंकि बड़े नंबर है ना, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, लिखना है द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड greatest number find greatest number which on dividing कितना 1657 and 2037 leaves remainder
6 and 5 respectively. ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है जो इन दोनों नंबरों को क्या करें, डिवाइड तो करे, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए, शेष कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। पहले संख्या को डिवाइड करेगा तो 6 बचेगा, और दूसरी संख्या को डिवाइड करेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ निकालने से पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या कितनी है, 1657 है, और अगर उसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितनी बचती है, 6 बचती हैं। तो जितनी रिमाइंडर बचती हैं वो घटा लीजिए। क्या करिए, जितनी रिमाइंडर बचती हैं वो घटा लीजिए। तो 1657 में से 6 घटाइए, कितना हो जाएगा, 1651 नहीं। और जब 2037 को वो संख्या डिवाइड करेगी तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो सर रिमाइंडर बचेगा 5। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो उसको भी घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 2032। अब इन दोनों संख्या क्या निकाली, एचसीएफ निकाली। प्रोसेस देखिए, अभी लिखिए मत, वो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस देख लीजिए। इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, भाग विधि अपनाएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है ना। 2032, 2 से तो नहीं लगेगा, एक ही से लगाना पड़ेगा। 1651, ठीक है, 381 भागा 1651, 5 से कटेंगे, 5 से देखते हैं कट के, 1 पंचे 5, 8 45 4, 3 पंचे 15 4, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 4 से कटेंगे, 1 चौके 4, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 12 3 15, 11 में 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 127, और इससे करेंगे 381, 3 से कटेगा, 7 21 के एक हाथ में 2, 2 तिया 6 2 8, और 1 तिया 3। तो कौन सी संख्या है जो पूरा पूरा डिवाइड कर दी है, 127। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 127। एचसीएफ कितना हो गया, 127। एचसीएफ 127 हुआ, इसका मतलब पता है क्या, कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 127 जिससे अगर 1657 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। और वही संख्या है 127 जिससे अगर 2037 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5। तो करना क्या है, सबसे पहले उन दोनों में से रिमाइंडर घटाना है। क्या करना है, रिमाइंडर घटाना है। 1657 में से 6 अगर रिमाइंडर घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा, 1651। 2037 में से क्या रिमाइंडर घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, 2032। अब इन दोनों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। जब एचसीएफ निकाल के लास्ट में हम आएंगे तो कितना आएगा, 127 आएगा। कितनी आएगी, 127। और इसका क्या हो जाएगा, 127 क्या हो जाएंगे, इसकी एचसीएफ हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, एचसीएफ। और वहीं 127 वह संख्या हो जाएंगी जिसको कि जिससे अगर हम डिवाइड करते हैं 1657 को और 2037 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6 और 5। क्या बचेगा, रिमाइंडर 6 और 5 बचेगा। ठीक है, चलिए एक टॉपिक इसमें है एलसीएम। तो क्या बची हुई है, एलसीएम। एलसीएम को कल डिफाइन करते हैं, एलसीएम। ठीक है, छोटे छोटे। कल हम आ गए, शाम तक तो मैसेज कर देंगे तो 3 बजे तक आ गए, तो अगर पहुंच गए तो, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, परसों तो शनिवार रविवार उस दिन दोनों खुली हुई, फिर रविवार बंद नहीं रहेंगी। रविवार तक हम इसको कंप्लीट, नंबर सिस्टम मेरा जितना था पार्ट कल नहीं है, परसों और 4 दिन दोनों है।
शनिवार को भी और रविवार को भी।